हेलो बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, वो है आरएच ग्रुपिंग। ये आरएच ग्रुपिंग मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये आरएच ग्रुपिंग से ही हम हमारी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है बोल सकते हैं। तो ये क्या है हम अब देखेंगे। Another antigen, the Rh antigen, similar to the one present in the rhesus monkey, hence Rh, is also observed on the surface of RBCs of majority of humans. तो ये RH एक एंटीजन है। एंटीजन मैंने ऑलरेडी बताया है कि एंटीजन एक केमिकल है जो हमारे इम्यून रिएक्शंस को इंड्यूस करता है या ट्रिगर करता है। तो ये ऐसा एक एंटीजन है, RH एंटीजन। ये RH एंटीजन फर्स्ट पहले रीसस मंकी जो है उसमें दिखाया हुआ था, यानी देखा हुआ था, तो उसे RH एंटीजन कहते हैं। और ये आरबीसी के ऊपर, ह्यूमन के आरबीसी के ऊपर जो है, वहाँ हम आरबीसी के ऊपर वहाँ इस RH एंटीजन को देख सकते हैं। तो ये 80% ऑफ द ह्यूमंस में RH प्रोटीन यानी RH एंटीजन जो है ये प्रेजेंट है। Such individuals are called Rh positive, and those whom in which antigen is absent is called as the Rh negative. An Rh negative person is, if exposed to Rh positive blood, will form specific antibodies against Rh antigen. Therefore, Rh group should be matched before transfusions. तो जिन व्यक्तियों में हम आरबीसी के ऊपर ये RH एंटीजन देख सकते हैं, उन व्यक्तियों यानी उन लोगों को RH पॉजिटिव कहते हैं। और जिन लोगों में RH नेगेटिव है, उन लोगों में ये RH एंटीजन आरबीसी के ऊपर नहीं होता है। तो एग्जाम्पल, यदि हम एक RH नेगेटिव पर्सन RH पॉजिटिव ब्लड में कांटेक्ट में आता है, तो तब बॉडी क्या करता है, बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज क्या है, ये केमिकल्स है जो फाइट करते हैं। तो ये RH नेगेटिव पर्सन जो है, जब RH पॉजिटिव ब्लड कांटेक्ट में आता है, तब ये RH पॉजिटिव ब्लड में RH एंटीजन है जो ये पर्सन के लिए फॉरेन बॉडी है। तो उनके बॉडी क्या करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है उन RH पॉजिटिव ब्लड जो आ रहा है उसको किल करने के लिए। तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है बॉडी में। तो ये ध्यान रखना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में और RH ग्रुप जो है वो भी मैच होना है। तो RH नेगेटिव पर्सन को RH नेगेटिव ब्लड ही देना है और RH पॉजिटिव पर्सन को RH पॉजिटिव ब्लड ही देना है। इसे हम ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो ये एंटीबॉडीज जो है, ये एंटीबॉडीज फाइट करना शुरू करेगा RH पॉजिटिव ब्लड से। The Rh negative blood of a pregnant mother with Rh positive fetus is an example. Rh antigens from the fetus do not get exposed to the Rh negative blood of the mother in the first pregnancies, as the two blood are well separated by the placenta. However, during the delivery of first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to small amounts of Rh positive blood from the fetus. In such cases, the mother starts preparing antibodies against the RH antigen in the blood. In case of the subsequent pregnancies, RH antibodies from the mother, that is RH negative, can leak into the blood of the fetus and destroy the fetal RBCs. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर। तो जब ये प्रेग्नेंट मदर है, ये प्रेग्नेंट मदर को एग्जाम्पल है कि ये प्रेग्नेंट मदर की ब्लड जो है ये RH नेगेटिव है। अभी उनका द बेबी जो है उसका ब्लड है RH पॉजिटिव। तो ये मदर के ब्लड और ये
फीटस जो है उन दोनों के ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये सेफ है, कुछ नहीं होता, मदर और फीटस के लिए कुछ हार्म नहीं होता। पर डिलीवरी के टाइम में मैटरनल ब्लड जो है ये स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फीटल ब्लड के में एक्सपोज होता है। जब मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड एक्सपोज होते हैं तब जो मदर के बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, यानी RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज क्रिएट कर सकता है ताकि RH नेगेटिव जो फीटस में है उसको डिस्ट्रॉय कर सके। पर ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते समय ये बेबी बाहर आ गया तो अब ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बेबी बाहर आ गया, पर मैटरनल ब्लड में जो है मैटरनल ब्लड में ये RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज होंगे। तो तब और एक प्रेगनेंसी, जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगा या सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज होंगे और जब द नेक्स्ट फीटस जो है उसके ब्लड भी RH नेगेटिव है, तब क्या होगा, तब हमारे मैटरनल ब्लड में जो है ये यहाँ RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज हैं जो RH नेगेटिव सेल्स को किल कर सकते हैं। तो ये क्या होगा कि ये एंटीबॉडीज जो है ये फीटस के अंदर जाएगा और फीटस को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस सिचुएशन बहुत रेयरली होता है क्योंकि 80% ऑफ दिस परसेंटेज ऑफ द पीपल में RH पॉजिटिव ब्लड ही होता है। पर इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जिसमें मदर और फीटस के बीच में ये RH डिफरेंस हो तो ये बहुत रेयर होता है, बट ये बहुत खतरनाक भी है। This could be fatal to the fetus and or could cause severe anemia and jaundice to the body. This condition is known as erythroblastosis fetalis. This can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother and immediately after the birth of the first child. तो क्या होगा, तो ये एक्सपोजर दैट इज एंटीबॉडीज एंटीबॉडी RH पॉजिटिव एंटीबॉडी जब एक्सपोज होगा फीटस के लिए सेकेंड प्रेगनेंसी में तब ये बेबी के लिए बहुत फेटल होता है और सिवियर एनीमिया और जॉन्डिस कॉज कर सकता है। तो इस कंडीशन को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहते हैं। और इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं कैसे, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब पहला डिलीवरी हो चुका है तब हम इमीडिएटली जो है मदर के बॉडी में हम एडमिनिस्टर करते हैं anti-RH एंटीबॉडीज ताकि वो एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय कर सके और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ये हार्म नहीं कर सके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ और इसको अब ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में भी हो या नीट एंट्रेंस में भी हो इस टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और लगभग एक क्वेश्चन आता है पक्का, coagulation of blood. You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually the blood stops flowing after some time. The blood exhibits coagulation or clotting in response to an injury or trauma. This mechanism is to prevent excess loss of blood from the body. मैंने ऑलरेडी बोला है कि ब्लड का एक प्रॉपर्टी है कोआगुलेशन। ये कोआगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम हमारे फिंगर बिना जान के कट करेंगे या हम गिर जाएंगे नीचे तब हमारे बॉडी में जो है ये वुंड है तब हमारे इंजुरी से ब्लड निकलता है और ये ब्लड निकलता है और इसको स्टॉप करना चाहिए, यानी ब्लड को कोआगुलेट करना चाहिए ताकि बहुत सारा ब्लड लॉस ना हो। तो ये ब्लड का प्रॉपर्टी है कि ये कोआगुलेट यानी क्लॉट हो जाता है जब हम इंजुरी या ट्रॉमा फेस कर सकते हैं ताकि बहुत सारा ब्लड हमारे बॉडी से ना निकले। It is a clot or coagulation formed mainly by a network of threads called the fibrins in which dead and damaged formed elements of the blood are trapped.
तो ये इस क्लॉटिंग प्रोसेस को अब हम पढ़ेंगे। ये क्लॉट कैसा होगा? ये क्लॉट होगा क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क लाइक थ्रेड्स होते हैं, उन थ्रेड को फाइब्रिन्स कहते हैं। ये फाइब्रिन किससे बनते हैं कि ये बहुत सारे डेड और ट्रैप्ड ब्लड एलिमेंट्स जो है ये इन सभी ज्वाइन होके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और इन थ्रेड को हम फिब्रिन्स और फाइब्रिन्स कहते हैं। ये फिब्रिन्स अरेंज होता है नेटवर्क पैटर्न में, कि नेटवर्क पैटर्न में अरेंज होके हमारे वूंड को सील करता है। लाइक हम जब हम हमारे क्लोथ में एक होल हो जाए या हमारे टॉप में जब एक होल आ जाए तो हम स्टिच करते हैं ना थ्रेड से, ऐसे ही फिब्रिन्स जो है ये थ्रेड जैसा एक्ट करके हमारे वूंड को सील करता है यानी क्लोज करता है। So fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogens in the plasma by the enzyme thrombin। तो हमारे प्लाज्मा में एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन जो है ये इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस को एक्टिव फाइब्रिन्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और ये फिब्रिन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना के हमारे वूंड को सील करता है। Thrombins in turn are formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin. An enzyme complex called as the called the thrombinokinase is required for the above reaction. तो अभी मैं सिंपल से बताऊंगी। तो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में एक एंजाइम है प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन ये प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म से थ्रोम्बिन बनता है, किसकी मदद से? थ्रोम्बिनोकाइनेस से। सो ये प्रोथ्रोम्बिन है, ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिनोकाइनेस एंजाइम है, एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स है, इसके मदद से एक्टिव थ्रोम्बिन बनता है। सो फ्रॉम थ्रोम्बिन prothrombin to thrombins with the help of thrombinokinase, ये पहला रिएक्शन है। और ये प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म है और थ्रोम्बिन जो है ये एक्टिव फॉर्म है। तो ये थ्रोम्बिन जो है ये इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस को एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और ये फिब्रिन जो है ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन के हमारे वूंड्स को सील करता है। समझे? तो मैं और एक बात बोलूंगी। पहला, हमारे प्लाज्मा में इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन होते हैं, और इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन एक एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बिनोकाइनेस की मदद से एक्टिव थ्रोम्बिन बनता है। और ये थ्रोम्बिन क्या करता है? ये थ्रोम्बिन इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस को एक्टिव फाइब्रिन्स में बनाता है, और फाइब्रिन्स जो है ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना के हमारे खून यानी हमारे वूंड को स्यू यानी हमारे क्लॉट करता है हमारे ब्लड को, ताकि बहुत सारा ब्लड बाहर न निकाल सके। तो ये हुआ हमारा प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन। दिस प्रोसेस इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ linked enzymatic actions involving a number of factors present in the plasma in inactive states। So ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, बहुत सारे इनएक्टिव स्टेट्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स जो है ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। An injury or a trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation। Calcium ions play a very important role in coagulating। तो जब हमारे बॉडी में एक इंजरी है या ट्रॉमा फेस करती है, तब ये इंजरी या ट्रॉमा स्टिमुलेट करता है हमारे प्लेटलेट्स को। तो ये जब ये हमारे प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करता है तो हमारे ब्लड जो है ये सर्टेन फैक्टर्स रिलीज करता है, जो फैक्टर्स यानी सर्टेन एंजाइम्स, सर्टेन सब्सटेंसेस, सर्टेन केमिकल्स को एक्टिवेट करता है, जो कोआगुलेशन में हेल्प करता है। और आपको ध्यान देना चाहिए कि ये कैल्शियम आयंस भी हमारे क्लॉटिंग में बहुत मदद करते हैं। तो इसमें इस पूरा क्लॉटिंग में ना तो क्या इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट है कि
ये कोआगुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि कोआगुलेशन का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, और कैल्शियम आयंस कोआगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको जानने से आपको काफ़ी इजी होगा एग्जाम के लिए। बस, थैंक यू चिल्ड्रन, आज का लेक्चर खत्म।